हेलो दोस्तों, मैं केशव आज फिर से नेक्स्ट लेक्चर लाने जा रहा हूं सेल डिवीजन चैप्टर का। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सेल डिवीजन, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि सेल डिवीजन कहते किसको हैं। सेल डिवीजन में कितने स्टेजेस हैं। फर्स्ट इंटरफेज, सेकेंड एम फेज। इंटरफेज में कौन कौन से स्टेजेस थे, G1, S और G2 फेज, और एक और फेज आता है G0 फेज, या फिर उसको क्यूसेंट फेज बोलते हैं, या फिर उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है। एम फेज जहां पे एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म होता है वो दो पार्ट में बढ़ता है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो कार्योकाइनेसिस के भी दो पार्ट, एम फेज में कार्योकाइनेसिस के भी दो पार्ट, फर्स्ट माइटोसिस और सेकेंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ था, माइटोसिस डाइप्लॉइड सेल में होता है, मतलब सोमैटिक मतलब बॉडी सेल में, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल में होता है। माइटोसिस में क्या होता है, लगभग 4 स्टेजेस होते हैं। याद करने का तरीका हम सिखाए थे, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस में बात करते हैं तो मियोसिस फिर से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1, ये सब। ठीक है। और प्रोफेज में मियोसिस 1 में फिर से 5 स्टेज आते हैं, जिसका याद तरीका है याद करने का, लज बर्ड, जिसको बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डेप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है। ये सब कुछ ओवरव्यू हम लोग पिछले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट इंटरफेज से। इंटरफेज से शुरू करते हैं। इंटरफेज में सबसे पहला क्या था, G1 फेज। ठीक है। हम सिंपली एक चीज यहां देखते हैं, ये एक सेल है, इसको टूटना है दो सेल में। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है, इन दोनों में भी न्यूक्लियस होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो इन दोनों में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेंट्रोसोम, इन दोनों में भी सेंट्रोसोम। ईआर, इन दोनों में भी ईआर। मतलब कि जो इसमें पाए जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज, वो इन दोनों में पाए जाएंगे। तो एक से दोनों में पाए जाने के लिए इसको अपने जैसा एक और रिप्लिकेट करना पड़ेगा ऑर्गेनेली को। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाना पड़ेगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें चला जाएगा और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो वो रिप्लिकेट करना होगा। और हम लोग जानते हैं रिप्लिकेट करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, प्रोटीन का। क्योंकि जब तक प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, प्रोटीन बनना शुरू होगा नहीं होगा, तब तक एक नया ऑर्गेनेली कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले काम क्या होता है इस फेज में, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और लगभग मोस्ट ऑफ द लगभग जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं इस फेज में ही रिप्लिकेट कर जाते हैं। कुछ बच जाते हैं, वो बाद में होंगे। क्यों होंगे, हम लोग चलते हैं फ्लो के साथ साथ, अपने मालूम चलेगा बाद में। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली रिप्लिकेटेड, किस होता है, रिप्लिकेट कर जाता है। किस फेज में, एस फेज में, सॉरी G1 फेज। अब हम लोग चलते हैं एस फेज पे। याद रखिएगा ये फेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इसलिए दिमाग को पूरा शांत रखिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। सब इसमें सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए रिप्लिकेट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एनिमल्स में होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कौन रिप्लिकेट करेगा, सेंट्रोसोम। हम लोग डीएनए को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ दो टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में, मतलब कि और प्रोटीन पाए जाते हैं, हम डीएनए के कांसेप्ट से बता रहे हैं, हिस्टोन और क्रोमैटिन। हिस्टोन और क्रोमैटिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन आपस में मिलके
एक जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। और जब जेनेटिक मटेरियल तैयार हो जाता है तो ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस तरीके से होता है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक कवरिंग लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, जेनेटिक मटेरियल को। हिस्टोन प्रोटीन से जो बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन हिस्टोन। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब ये कैसे रेप्लिकेट करता है हम लोग उस पे आते हैं। ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये चार्ट समझिएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बताइए, 23 पेयर। तो 23 पेयर को हम लोग मान लेते हैं n, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर ऑफ यही पे लिखते हैं, नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे, साफ साफ दिख रहा है, जितना क्रोमोसोम्स उसी के अंदर डीएनए है, तो एक क्रोमोसोम्स तो एक डीएनए, तो डीएनए भी कितने होंगे 23। तो जब जो इसको हम मान लिए n, तो इसको हम मान लेते हैं c। एक कांसेप्ट के लिए ये हम मान रहे हैं, दिक्कत नहीं, मैथ नहीं समझिएगा कि जो बस लेट एज्यूम दैट दिस कुछ नहीं। 23 n, 23 को c। अब क्या होता है रेप्लिकेशन टाइम में, ये जो आपको दिख रहा था क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, सिर्फ ये रिप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहां पर लिखा है डीएनए रिप्लिकेशन, सिर्फ डीएनए रिप्लिकेट करेगा, क्रोमोसोम्स पूरा रिप्लिकेट नहीं करता है। जो रिप्लिकेट करेगा उसके ऊपर कवरिंग लेयर आएगा तब वो क्रोमोसोम्स है, अभी वो क्रोमोसोम्स नहीं है। तो अगर सिंगल क्रोमोसोम्स पे रिप्लिकेशन के बाद डीएनए कितने हो जा रहे हैं, दोगुना बढ़ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा 23 से इंटू 2, क्योंकि एक पे 2 तो 23 टोटल है, तो 23 पे कितना 2, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सॉरी नंबर ऑफ डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल कितने हो जाएंगे 46। तो पहले C थे, अब कितने हो जाएंगे 2C, ठीक है। अगर हम बात करें फिर क्रोमोसोम्स का, तो क्रोमोसोम्स तो सेम ही है, क्रोमोसोम्स बाद में भी कितने रह जाएंगे 23 एन ही, कोई दिक्कत नहीं। ये पेयर में है, अगर हम पूरा लिखेंगे 46 के लिए, तो ये 46 के लिए ये रहा आपका 21, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी अगर हम बात करें पेयर में तो C, ठीक है। अगर हम पेयर में बात करें 23 था तो C, 23 इंटू T 2 सॉरी, तो कितना हो गया 2C, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 2C। अब ये पेयर में है, पेयर होता कितने का है 2 का, अगर हम पेयर से निकाल के इसको लिखे तो 2 इंटू 2C मतलब 4C हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डीएनए आफ्टर रिप्लिकेशन 4C और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर रिप्लिकेशन 2n ही रहेगा। पहले भी कितना था 2n ही था, बाद में भी कितना था 2n था। अब इस n से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जो है n आपका ये है पेयर में, ये है पेयर में, और ये है विदाउट पेयर, ठीक है। यहां ये सब टोटल है पेयर में और ये है विदाउट पेयर, ये है विदाउट पेयर। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक नया टॉपिक बना के ही इसको डाल दूंगा। इसको इस ट्यूटोरियल के अंदर जैसे पढ़ाया है वैसे नहीं पढ़ा के एक नया वीडियो ही डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। टेंशन नहीं है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए बिंदास होकर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देख लिए डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन होता है। कैसे हम लोग पढ़े हैं सेल वाले चैप्टर में, कुछ इस तरीके के होते हैं सेंट्रोसोम, ये भी क्या होंगे रिप्लिकेट कर जाएंगे। तो हम लोग देखें G1 फेज में क्या हुआ और S फेज में क्या हुआ। अब हम लोग चलते हैं G2 फेज में। G2 फेज देखते हैं हम। G2 फेज में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेट करेंगे। कुछ कंसेप्ट लगा सकते हैं कि
माइटोकॉन्ड्रिया ही सबसे लास्ट में क्यों होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स ऑफ एनर्जी, और सारे काम होने में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का रेप्लिकेशन सबसे लास्ट में होगा। इसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का इसी में होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका इंटरफेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एम फेज का। एम फेज में हम लोग जाने थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि एम फेज दो पार्ट में पड़ जाता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस फिर किस में बढ़ जाता है? पीमैट, याद होगा आप लोग को। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोफेज। प्रोफेज भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट अर्ली प्रोफेज और सेकेंड लेटर प्रोफेज। ठीक है, क्या होता है? अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको रिप्लिकेट करना है, टूटना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एम फेज ही क्या है? एक्चुअल डिवीजन। और एक्चुअल डिवीजन में क्या होगा? कंप्लीट डिवीजन होने वाला है सेल का। तो यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है? कंडेंस होना शुरू हो रहा है क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर लेटर में क्या हो रहा है? लेटर में ये जो कंडेंस हो रहा था, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहा है अब टूटना शुरू होगा। ठीक है, और भी जो सेल ऑर्गेनेली है वो जो डिसअपियर होना शुरू होंगे कंडेंस होने के बाद। उसके बाद जो कंडेंस होंगे वो टूटना शुरू होंगे क्योंकि रिप्लिकेट करना है। ये होता है प्रोफेज में। उसके बाद चलते हैं हम लोग मेटाफेज पे। सिंगल बोर्ड पे कोशिश रहेगा हम सारा फेज पढ़ा दे ताकि आपको एक नजर में क्लियर हो जाएगा। मेटाफेज, मेटाफेज में सबसे पहले क्या होता है? जो सेंट्रोसोम रिप्लिकेट किया है, जो सेंट्रोसोम रिप्लिकेट किया है ये पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। और ये जो न्यूक्लियस कंडेंस हुए हैं वो एक प्लेट पे आ जाएंगे, प्लेट पे। ठीक है, इसको हम लोग यहां देखते हैं। ये हमारा सेंट्रोसोम है और ये एक प्लेट है। इस प्लेट का नाम है मेटाफेजिक प्लेट। जो साइंटिस्ट होते हैं या जो स्टडी करते हैं सेल के ऊपर, वो इसी फेज में, मेटाफेज में ही इसके ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि यहीं इसी फेज में ही सब कुछ उनको क्लियर हो पाता है। ठीक है, अब इस मेटाफेजिक प्लेट पर क्या होगा? क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए इस पे आएंगे, जेनेटिक मटेरियल आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से जो स्पिंडल निकालेंगे ये सेंट्रोसोम, वो कनेक्ट हो जाएंगे इस क्रोमोसोम से। ठीक है, ये होगा मेटाफेज में। अब एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? ये जो सेंट्रोसोम जो है वो इस मेटाफेजिक प्लेट से डीअटैच कर देगा इस जेनेटिक मटेरियल्स को। देखते हैं कैसे। प्लेट तो बीच में यही रह गया, ऊपर वाले को ऊपर खींचेगा ये।
ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, ये ऊपर खींचेगा और ये पोल की तरफ, दोनों पोल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। दूसरा कि ये जो फाइबर है जो इससे अटैच्ड है यहाँ, ये अपने आप को रिड्यूस करना शुरू किया, छोटा करना शुरू किया, अपने साइज को छोटा करना शुरू किया। जैसे ही छोटा करेगा, पहले ये ऐसा था यहाँ पे चिपका हुआ, अब धागा अपने आप छोटा होते जा रहा है। तो ये क्या होगा, क्रोमोसोम्स नीचे आएंगे, ऊपर वाला भी छोटा होते जा रहा है, तो वो ऊपर जाएंगे। अब देखिए कि कुछ उस तरीके से कि रबर, इलास्टिक रबर लंबा करते हैं तो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो अपने साइड में चला आता है, कुछ उसी तरीके से खींच के ले आएगा जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, ये एनाफेज में होगा। अब बात करते हैं टेलोफेज का। टेलोफेज में ये कंप्लीट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये सेंट्रोसोम जो ऊपर थे, ऊपर नहीं है, नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही है, ये वाला ऊपर, वो वाला नीचे, कोई दिक्कत नहीं दोनों की। बस यही है कि हाफ पार्ट ऊपर खींच के ले गया और हाफ पार्ट नीचे खींच के ले गया। ये हो गया टेलोफेज में। तो प्रोफेज हम लोग देखे फर्स्ट, मेटाफेज देखे सेकेंड, एनाफेज देखे थर्ड, और टेलोफेज देखे फोर्थ। और ये आता किसके अंदर है, कार्योकाइनेसिस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होगा, यही तो टेलोफेज के बाद ये सेल दो पार्ट में टूट जाएंगे। ठीक है, ये सेल दो पार्ट में टूट जाएंगे, और जो यहाँ पे इसके पीछे वाले फेज में हम लोग पढ़े हैं डिसएपियर होना शुरू हुए थे, अब साइटोकाइनेसिस के बाद मतलब टेलोफेज से ही शुरू हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाता है क्या, रीअपियर होना। हर एक सेल ऑर्गेनिज्म रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एनिमल का, ये तो हो गया एनिमल का। प्लांट में भी क्या यही होता है? नहीं, प्लांट में ऐसे नहीं होता है, बताते हैं। प्लांट में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं पार्ट, यहां पे एक लेयर डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ये जो लेयर डेवलप हो गया इसी को बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, और यही आगे चल के बन जाता है मिडिल लैमिला। यही आगे चल के बन जाएगा मिडिल लैमिला। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये दो पार्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा आपका ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग पढ़े हैं पूरा माइटोसिस। कल के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसलिए बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद खत्म होते ही नया ट्यूटोरियल हम लेके आएंगे नए चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।